हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। सो हम सॉल्व करने वाले रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का। इसके पहले मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 12 तक आपको सारे सॉल्यूशन दे चुकी हूँ। आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। यदि आपने सॉल्यूशन नहीं लिखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी सारे लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो आप प्रश्न क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं। और अब यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज रिवीजन टेस्ट पेपर के सारे सॉल्यूशन फटाफट मिल सके। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दिया गया है? हमें दिया गया है नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए, अथवा इसका अथवा क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों लिखिए। तो यहाँ पर मैंने अथवे का दूसरा सॉल्व किया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर? भारत के इतिहास में ईसा से 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 ईस्वी तक का युग क्या कहलाता है? चिकित्सा का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि अत्रेय, जीवक, चरक ये और वाग्भट ये महत्वपूर्ण जैसे अनेक चिकित्सा शास्त्रियों ने इस युग में भारत की पवित्र धरती पर जन्म लेकर इस भूमि को सार्थक किया। इसी कारण हम इस युग को चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग माना जाता है, या हम कहते हैं इसको चिकित्सा का स्वर्ण विज्ञान। आप इसको और विभिन्न प्रकार से एडिंग कर सकते हैं, आपको जैसा चाहे वैसा, पर इसमें हमने आपको बिल्कुल छाट के ही एडिटिंग की है। तो इस प्रकार ये हुआ है कि भारत इतिहास में हमने चिकित्सा को स्वर्ण युग किस प्रकार बताया। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 खत्म होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या दिया गया? हमें दिया गया निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। उसमें 3 हमें दिए गए हैं पॉइंट: भरसक, बाल लीला, चिंता मुक्त। और अथवा क्या है इसका? शब्द समूह के लिए हमें एक शब्द लिखना है। कुछ शब्द दिए गए तो मैंने यहाँ पे 14 का अथवा किया है। तो अथवा क्या दिया है मुझे? पहला है इन शब्दों को एक शब्द में, तो पहला है मन के भाव, यानी कि मैंने इसका आंसर लिखा है मनोभाव। अब दूसरा क्या हमारे लिए? दूसरा है निरंतर चलने वाला। उसको निरंतर चलने वाला मतलब जो कभी नहीं रुकता, मतलब गतिशील। तो इसका आंसर हुआ मेरा गतिशील। अब बढ़ती हूँ मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है? महिमा से परिपूर्ण। तो यहाँ पे मैं महिमा मंडित बोलूंगी इसको, या बोलूंगी महिमा में। आप दोनों में से केवल एक आंसर लिखे, दोनों नहीं। या तो आप महिमामय लिखे या तो महिमा पंडित, दोनों में से एक ही लिखना है आपको। यहाँ पर यदि आपको ये लिखते नहीं आ रहा है महिमा मंडित, तो महिमामय लिख सकते हैं, या महिमामय नहीं लिखना है तो महिमा पंडित, दोनों आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखिएगा आप, दो नहीं। मैंने आपको ऑप्शन में 2 दी है ताकि आपको एक आ जाए। अब बढ़ते प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 मुझे क्या दिया गया था? रस के अंगों का वर्णन कीजिए, अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया है? मैंने अथवे का करा है दूसरा। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न क्रमांक 15 का दूसरा किया अथवे का। तो यहाँ मैंने क्या बताया? अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा बताई, साथ ही उसका एक उदाहरण भी दिया है मैंने। तो क्या है मेरा उदाहरण? तो मैंने उदाहरण भी दिया है। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जहाँ किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां किसी भी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़कर बताया जाए, या वहां पर कौन सा अलंकार विद्यमान होता है? अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान होता है। आप इसको विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब मैंने यहाँ उदाहरण दिया है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के लिए। तो यहाँ पर है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक उनके घोड़े का नाम है। तो यहाँ पर वही हमें उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बड़ा चढ़ाकर घोड़े के बारे में, नदी के बारे में बताया है। तो अब यहाँ पर हमने बता दिया अतिशयोक्ति अलंकार, प्रश्न क्रमांक 15। अब बढ़ते प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 में हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया महाकवि सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो हमें 2 कवियों के नाम दिए, सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख रही हूँ, किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप गोस्वामी तुलसीदास का मैं लिख रही हूँ, आप यहाँ पे कवि सूरदास का भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या क्या लिखना है? पहले पॉइंट में 2 रचनाएं बताना है, दूसरे पॉइंट में भाव पक्ष, तीसरे में कला पक्ष, और चौथे में साहित्य में स्थान बताना है। तो यहाँ पे 2 रचनाएं बोली थी, मैंने यहाँ पे आपको 4 रचनाएं बता दी है। इसमें 4 में से आपको जो भी याद हो जाए आप फटाफट जो यूज कर ले वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे 2 रचनाएं किस प्रकार होंगी? कवितावली, गीतावली, या आप ये 2 रचनाएं विनय पत्रिका अथवा रामचरितमानस, ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। अब बढ़ते हैं भाव पक्ष की ओर। तो भाव पक्ष मैंने किस प्रकार बताया है? मैंने भाव पक्ष थोड़ा डिटेलिंग करा है। आप चाहे तो इसको कम अंक का है तो कम अंक में, 4 अंक में है तो इसलिए आप थोड़ा डिटेलिंग दे दे, ताकि आपको नंबर पूरे से पूरे मिले। 2 अंक का होगा तब हम इसमें शॉर्ट में 2 या 3 लाइनें लिखेंगे, बट यहाँ पे हमें 4 अंक का है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे डिटेलिंग। तो मैंने भाव पक्ष किस प्रकार लिखा है? तुलसीदास जी की आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री राम की जीवन, चरित्र, दास्य भाव की भक्ति प्रस्तुत की है। तुलसीदास जी ने भक्ति के विविध स्वरूपों का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में लोक कल्याण की भावना व्यक्त हुई है। ये हो गया हमारा भाव पक्ष, मतलब उन्होंने किस प्रकार के भाव दिए? दास्य भाव, रचना में आराध्य भाव, इस प्रकार। अब कला पक्ष मतलब उन्होंने क्या दोहा, छंद, सवैये रचना में अपने क्या क्या अलंकारों का यूज किया है। तो कला पक्ष ये कहलाता है। तो कला पक्ष में क्या आएगा? तुलसीदास जी के काव्य की भाषा ब्रज एवं अवधि भाषा है। उन्होंने दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में काव्य रचना की है। उनके पद भी बहुत सटीक है।
तुलसी की रचनाओं में लगभग सभी रसों में वर्णन मिलता है, अर्थात उन्होंने सभी रसों का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि प्रमुख अलंकार है। कुल मिलाकर हमें तुलसीदास जी की रचनाओं में पूरे सारे प्रमुख अलंकार मिलते हैं। अब चलते हैं उनके साहित्य में स्थान की ओर। तो साहित्य में स्थान क्या होगा उनका? तो साहित्य में स्थान इस प्रकार होगा, तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के, क्योंकि राम भक्त अपने को प्रभु राम का भक्त बताते हैं, तो ये प्रभु राम के लिए भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। उन्हें हिंदी साहित्य यानी कि तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य आकाश का चंद्रमा का, यह आकाश माना जाता है। चंद्रमा का आकाश, किसी का आकाश का चंद्रमा कहा जाता है, किसको? तुलसीदास जी को। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस प्रकार हमने क्या देख लिया? तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 में क्या दिया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामकृष्ण बेनी कन्हैया लाल मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या है, हमें तीन तीन कवियों के नाम प्रदर्शित हो रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकृष्ण बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र। इसीलिए यहाँ पर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध लिखिए, ताकि आपको रामकृष्ण बेनीपुरी और लाल कृष्ण में इसमें हमें डाउट्स है, तो आप इसमें बिल्कुल भी डाउट्स के लिए क्लियर नंबर मार्किंग के लिए चेंजेस ना करें। इसलिए आप यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 में दिए गए हैं, यहाँ पे हमें इनकी दो रचनाएं भाषा, शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखी है दो रचनाएं किस प्रकार, अशोक के फूल और बाणभट्ट की आत्मकथा। आप यहाँ पे आपको जो याद है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इनकी भाषा किस प्रकार होंगी, पहले मैंने भाषा को बताया, तो भाषा होंगी द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा के तीन रूप है, तत्सम प्रधान, सरल और तद्भव प्रधान। तत्सम और तद्भव प्रधान और सरल, ये तीन हो गए उनकी भाषा के रूप। और व्यवहारिक भाषा को क्या है, उन्होंने गतिशील और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, मतलब एक फ्लो में चलने के लिए उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोकोक्ति और मुहावरे का आवश्यकता अनुसार जहां पर यूज हो वहां प्रयोग किया है। अब शैली है, शैली मतलब उन्होंने किस प्रकार के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक और भावात्मक शैली यूज की। तो शैली क्या है, द्विवेदी जी के लेखन में व्यास, विवेचनात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, प्रवाहमय और भावात्मक, भाव व्यंजक शैली के ये सभी रूप आकर्षक तथा मधुर है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारी शैली कंप्लीट होगी किसके लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लेखन के अनुसार। अब बढ़ते हैं उनके साहित्य में स्थान की ओर। तो साहित्य में स्थान क्या होगा उनका, लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। इनको डॉक्टर की उपाधि, डीलिट की उपाधि किसके लिए मिली, साहित्यकार के लिए, क्योंकि उन्होंने अनेक अद्भुत रचनाएं की है और ललित निबंधों की रचनाओं में आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो ये हो गया उनका साहित्य में स्थान। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। यहाँ पे हमारे प्रश्न क्रमांक 17 तक सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। अब क्या है, हमें संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है, उसके लिए हमें दो पद्यांश दिए गए। पहला है, लिखन बैठी जाकी सभी, गई गई गरब गरु, गए न वेते जगत के चतुर्जी तेरे कुरु। अथवा में दिया गया है, वरदंत की पंगति कुंदकली, अर्धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके धनबीज जगे छवि मोतन माल अमोलन की। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया है, प्रश्न क्रमांक 18 का दूसरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की है, जो कि किस पर है, वरदंत की पंगति पर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया है, तो यहाँ पे हमारा संदर्भ किस प्रकार होगा, प्रस्तुत पद्यांश वात्सल्य भाव शीर्षक अंतर्गत कवितावली से अवतरित किया गया है और इसके कवि कौन है, इसके कवि तुलसीदास जी है। और प्रसंग किस प्रकार होगा, प्रस्तुत पद में बालक राम के दांतों और घुंघराले बालों या केशों का वर्णन किया गया, या आप यहाँ पे केश भी यूज कर सकते हैं, केशों का वर्णन किया गया। और इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे हम, एक सखी दूसरी सखी से बालक राम के मनोहारी दृश्य की, उनके मनोहारी मुख की प्रशंसा कर रही है कि दांतों और घुंघराले केशों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी, राम के सुंदर दांतों की पंक्तियां कुंद नामक श्वेत रंग के फूल की कलियों के समान सुंदर है। मतलब बालक राम की जो दांतों की पंक्तियां किस प्रकार सुंदर दिख रही है, छोटे छोटे कलियों के रंगों के फूलों के समान सुंदर है। उनके दोनों होंठ ऐसे लगते हैं मानो लता के कोमल चिकने पत्ते हिल रहे हो अथवा प्रस्फुटित हो रहे हो, मतलब जो नई नई हमारी कली खिलती है उस प्रकार उनके लग रहे हैं। अब जब राम हंसते हैं तो उनकी दांतों की पंक्तियां ऐसी चमक उठती है जैसे बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। तो इस प्रकार क्या किया गया है, राम के पूरे मुख का वर्णन किया गया, उनके दांतों का, उनके घुंघराले बालों का वर्णन किया गया कि राम के दृश्य बहुत ही मनोहारी है, सुंदर है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 18 खत्म होता है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक हमें 19 क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। हमें दो गद्यांश दिए गए, इतिहास साक्षी है और गोदोहन से लेकर रातस्य। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया है, यहाँ पर मैंने बताया है प्रश्न क्रमांक 19 का पहला, तो इस प्रकार मैंने बताया है ये किसका है, इतिहास साक्षी है का। तो अब यहाँ पर मैंने संदर्भ किस प्रकार बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 9वीं का है और इसका नामक पाठ कौन से पाठ से लिया गया, मेरा देश नामक पाठ से लिया गया। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली पाठ का नाम लिख सकते हैं और पाठ का नाम के बाद में आप लेखक का नाम लिख सकते हैं, तो ये और ज्यादा सुंदर लगेगा। यदि आप लिखना चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं।
और ये इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारे लेखक हो गए। अब प्रसंग क्या होगा? इस गद्यांश में हमें जो बताया जाता है वो सारा हमारा क्या कहलाता है? प्रसंग कहलाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय हो तो, या मनुष्य का दृढ़ निश्चय हो तो वह किसी भी कार्य को कर सकता है, अर्थात वह अकेला ही काफी है किसी भी कार्य को करने को। अब इसकी व्याख्या किस प्रकार होंगी? इतिहास इस बात का गवाह है कि अकेले व्यक्ति ने महान कार्य किए हैं। अपने प्रतिद्वंदी यानी कि अपने प्रतिस्पर्धी या अपने कॉम्पिटिटर को हटाकर राष्ट्र के गौरव में वृद्धि की है। अतः इस गद्यांश के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है, मतलब एक व्यक्ति भी सारे कार्य कर सकता है यदि उसके अंदर दृढ़ निश्चय है तो। तथा यह कथन पूरी तरह से गलत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात यह कथन यहाँ पर गलत सिद्ध होता है कि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा। यदि वह दृढ़ निश्चय कर ले तो वो बिल्कुल कुछ भी कार्य को असंभव से संभव बना सकता है। ये इसका सार हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 20 हमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। हमें एक गद्यांश दिया गया है, उसके कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर पढ़ना है और आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो पाएंगे इसमें क्या है? मनुष्य जीवन के बारे में संघर्ष को बताया गया है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है क्या? इसका शीर्षक मैंने दिया है मनुष्य जीवन। आप चाहे तो मनुष्य भी दे सकते हैं, पर मुझे मेरे अकॉर्डिंग टाइटल इस पे लगा है कि मनुष्य जीवन बहुत सार्थक टाइटल है इसके लिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमें उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। जो हमें गद्यांश दिया गया उसका हमें सारांश लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइनों में इसका सारांश यूज किया है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मनुष्य को हर समय पग पग पर अर्थात कभी भी कठिनाइयों पर सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयों का। मनुष्य जीवन पूर्णतः कर्म पर ही टिका हुआ है। मनुष्य कर्मों के कारण ही श्रेष्ठ है, अर्थात कर्मों के कारण ही मनुष्य को सबसे महान व्यक्ति माना गया है, अर्थात वह महान है सिर्फ कर्मों के ही कारण है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो वह अच्छा है, और यदि वह बुरे कर्म करेगा तो वह बुरा व्यक्ति है। इस मनुष्य शरीर को कौन पाना चाहते हैं? देवता भी पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया? यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पे क्या हमें थर्ड दिया गया है? मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया? तो मनुष्य को कर्मों के कारण श्रेष्ठ माना गया है, या इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कर्मों के कारण ही मनुष्य जीवन श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 20 का पूरा सॉल्यूशन एंड होता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 21 में हमें क्या दिया गया है? अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके अथवा में दिया गया है कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे अपने मित्र को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। तो अब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया प्रश्न क्रमांक 21 का पहला वाला, यानी कि शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर मैं उसका बताती हूँ आपको किस प्रकार सॉल्यूशन देना है। तो हम पत्र किस प्रकार लिखेंगे? स्टार्टिंग करेंगे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मलकापुर। अब विषय है शुल्क मुक्ति कराने के लिए आवेदन पत्र। महोदय जी, सनम्र निवेदन है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। आप यहाँ पे अत्यंत भी लिख सकते हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, अत्यंत कमजोर है। मेरे पिताजी बहुत ही कठिनाई से मेरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में शाला का शुल्क देने में असमर्थ हूँ, अतः मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिक्षक, यहाँ पे कक्षा लिख सकते हैं, आपका नाम और रोल नंबर। और यहाँ पे यदि आप डेट लिखना चाहे तो दिनांक भी लिख सकते हैं। तो किस प्रकार हम दिनांक भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? शुल्क मुक्ति है तो आवेदन प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 कंप्लीट होता है। आप बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 22 हमें किस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए, अथवा अब हमें उसके अथवा में नहीं दिया गया है। तो ये प्रश्न क्रमांक कितने का है? 6 अंक का। तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। तो इसकी रूपरेखा किस प्रकार होंगे? हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए। ऑनलाइन कक्षा, वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। हमारा प्रश्न क्रमांक ब है। अब मैं अ का आपको प्रस्तावना बताती हूँ। यहाँ पर मैंने विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व बताती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? पहले प्रस्तावना, फिर अनुशासन की आवश्यकता क्यों है, इसके लाभ क्या होंगे, और छात्र अनुशासन किस प्रकार होना चाहिए, और उपसार। तो यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट बन जाते हैं। ये हमारी रूपरेखा हो गई। तो हमने यहाँ पे अनुशासन के महत्व की रूपरेखा देखी। आप इसको इस प्रकार डिटेलिंग करेंगे, प्रस्तावना को बनाएंगे, फिर अनुशासन की आवश्यकता को समझाएंगे। उसमें आप चाहे तो जितनी डिटेलिंग करना चाहे उतनी कर सकते हैं। फिर अनुशासन के लाभ, छात्र अनुशासन और उपसार, इस प्रकार आप उसको समझा सकते हैं। डिटेलिंग कर लेंगे तो हमारे 5 पॉइंट यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम किसकी ओर? प्रश्न क्रमांक 22 के ब की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 22 का ब हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित किसी भी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। और ये कितने अंक का है? 3 अंक का, इसलिए हमें लिखना आवश्यक है।
तो अब क्या लिखा है हमारे ऑप्शन है, भारतीय किसान, पुस्तकालय का महत्व और मेरा प्रिय खेल। तो यहाँ पर मैंने मेरा प्रिय खेल बताया, आप यहाँ पर खेल के बारे में भी लिख सकते हैं, क्रिकेट और किस प्रकार आपको जो भी प्रिय खेल हो। तो यहाँ पर हमने खेल के लिए कोटेशन यूज की है, आप चाहे तो यदि आपको और अच्छी कोटेशन आती है तो वो भी लिख सकते हैं। खेलों का महत्व बहुत है, भर देते हैं ये अपनापन, सुंदर मन, सुगठित तन और सिखलाते अनुशासन। तो यहाँ पर मैंने बताया खेलों के लिए एक कोटेशन बताई है, और इसके लिए मैं किस प्रकार बनाऊंगी रूपरेखा। तो इस प्रकार होंगी हमारी रूपरेखा। पहला होगा प्रस्तावना, दूसरा होगा मैच की तैयारी, किसी भी मैच के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, इस प्रकार यहाँ मैच की तैयारी। खेल का आरंभ कब होता है उसके बारे में हम डिटेलिंग। अब पुरस्कार वितरण क्या होता है, किस प्रकार होगा और कैसे करते हैं, और ये होगा उपसंहार। तो यहाँ पर हमने सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं प्रश्न क्रमांक 22 तक का। अब इसको आगे के आप पूरे सॉल्यूशंस हमारे कंप्लीट हो गए, और सारे आगे के नेक्स्ट रिवीजन पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए फटाफट ताप्ती स्टडी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे सॉल्यूशंस रिवीजन टेस्ट पेपर के फटाफट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।